will do the topic osmotic pressure. That is the fourth quality. Osmotic pressure, OP. So this is the only correlator property which depends upon the molarity. All the other correlator properties like elevation and boiling point, depression, freezing point, वो किस पे डिपेंड करती थी? मोलैरिटी पे. अब इसमें जो है वो आएगा मोलैरिटी. तो इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखते हैं और फाइनल जो इसकी इक्वेशन होगी मैं पहले लिख रहा हूँ. तो यहाँ तक हम पहुंचेंगे पाई इक्वल टू CRT. So before discussing osmotic pressure, its definition, we will distinguish between diffusion and osmosis. So first we will discuss about the diffusion. So diffusion is just like suppose we have a container like this and there is a simple membrane is divided into two parts. This is a membrane and here we have a solution 1, here we have a solution 2 with a concentration C1 and C2. Okay. This is a simple membrane. You can say even the solute particles or solvent particles it can pass through. So here C1 is greater than C2. Concentration solution 1 is more than concentration of solution 2. तो अब आप देखो यहाँ पे कि solute किसमें एक्सेस में होगा. सल्यूट एक्सेस में होगा C1 में. C1 में सल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी. और अगर देखा जाए सॉल्वेंट किसमें ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा C2 में, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है तो उसमें सल्यूट की अमाउंट कम हो गई. तो उसका मतलब है उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गई. तो अब अगर मैं लिखता हूँ नेट मूवमेंट ऑफ, अब हम दोनों की बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की. तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां जाएंगे? ऑब्वियसली जिस साइड पे सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट ज्यादा किस साइड पे है? C2. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की नेट मूवमेंट क्या होगी? C2 to C1 फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अगर देखा जाए नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट तो वो भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी. तो सॉल्यूट किसमें ज्यादा है? C1 में. तो वो हो जाएगी हमारी C1 to C2. तो ये जो नेट मूवमेंट है ये कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों में कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती. टिल कंसंट्रेशन बिकम इक्वल. जब तक दोनों में C1 C2 सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 की जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं हो जाती, तब तक ये जो फ्लो है दोनों का चलता रहेगा. तो अब डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि बोथ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स and the solvent molecules they can flow from higher concentration to lower concentration. Now next come to osmosis. Then we will distinguish these two. So osmosis के लिए second जो term है that is related to osmotic pressure basically. So what is osmosis? इसमें भी हम ऐसे ही एक कंटेनर लेंगे. इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन ने कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. लेकिन अब ये जो मेम्ब्रेन है ये कोई नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं है, ये है SPM
एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी स्किन है ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। हर सेल के अराउंड जो सेल वॉल होती है वो इसको एनिमल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेल के अराउंड जो सेल वॉल है वो भी एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो सेमी परमिएबल का मतलब it only allows the solute molecules to pass through. Solute molecules to pass through. Sorry, not solute, only allows to solvent molecules to pass through. तो ये सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगी, बिकॉज जब भी हम कोई सोल्यूट सोल्यूशन में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं, तो वो सोल्यूट मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन हो जाती है। हाइड्रेशन आपने पढ़ा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसको कवर कर लेते हैं चारों तरफ से, तो वो हाइड्रेटेड सोल्यूट पार्टिकल हो जाता है। तो उसका साइज है जो वो बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करेगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। जो डिफ्यूजन के केस में था वो थी नॉर्मल मेम्ब्रेन, उसमें से सोल्यूट भी पास हो सकता है, सॉल्वेंट भी पास हो सकता है, इसीलिए फ्लो दोनों तरफ था। एक C1 से C2, C2 से C1, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूट भी फ्लो कर रहा था और सॉल्वेंट भी फ्लो कर रहा था। अब इस केस में क्या हो गया, जो मेम्ब्रेन है हमारी वो है सेमी परमिएबल, तो इसमें सिर्फ क्या हमारा सॉल्वेंट ही मूव करेगा। जैसे ये हमारा हो गया सोल्यूशन 1, ये हमारा हो जाता है सोल्यूशन 2, इसमें कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन है C2। अगर मैं मान लेता हूं कि C1 इज ग्रेटर देन C2, जैसे डिफ्यूजन के केस में था, तो अब हमारा सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स कहां से कहां, फ्रॉम C2 टू C1। Why from C2 to C1? Because C2 के केस में जो C2 सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि उसकी C1 इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन C2। इसका मतलब क्या होगा, इसमें सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, तो ओवरऑल सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है दे फ्लो फ्रॉम C2 to C1। Solute molecules cannot move. So we can write here that solvent molecules they move from, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, higher concentration of solution to lower concentration, from higher concentration solution. Okay, so we'll change it. So just a minute. So we can represent the flow of solvent molecules either from low concentration of solution to higher concentration of solution. या तो आप ऐसे लिखोगे, या हम इसको ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम higher concentration of solvent to lower concentration of solvent। तो ये आपने मेंशन कर दिया। अगर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। अगर सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। तो ये डिफरेंस है इसमें, अभी हम इनके डिफरेंस भी करेंगे। तो उससे पहले हम एसपीएम लिख लेते हैं। एसपीएम क्या होता है? एसपीएम इज अ स्पेशल
type of membrane is a special type of membrane which allows the movement of only solvent molecules. The movement of only solvent molecules और पार्टिकल भी लिख सकते हो थ्रू इट। तो सल्यूट क्यों नहीं मूव हो सकता, ये मैंने बता दिया कि सल्यूट का साइज जो है ड्यू टू हाइड्रेशन बड़ा हो जाता है। इनमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इनका पोर साइज छोटा होता है, उसमें से सल्यूट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल में एनिमल मेम्ब्रेन, एक एग्जांपल कॉपर फेरोसाइनाइड, इसकी एग्जांपल हो गई। जैसे कि हो जाएगा Cu2 FeCN6, तो कॉपर फेरोसाइनाइड, ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो अब ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप डेफिनेशन इसकी लिख लो। ऑस्मोसिस net spontaneous movement of solvent molecules from low concentration of solution to high concentration of solution or high concentration of solvent to low concentration of solvent। लिख सकते हो दोनों केसेस में। अब हम करते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो नाउ वी विल स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो डिफ्यूजन होता है दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये सॉलिड्स में भी है, लिक्विड्स में भी है, गैसेस में भी है। तो डिफ्यूजन एक तरह से इंटरमिक्सिंग हो जाता है। और ये जो है हमारा ऑस्मोसिस दैट इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस ओनली, ये सॉल्यूशन के लिए। दूसरा जो पॉइंट है इसमें डिफरेंस वेरी क्लियर। डिफ्यूजन में दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। तो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेक प्लेस। और उसमें क्या मूव करेगा, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं मूव कर सकते। थर्ड पॉइंट है, इसमें जो एसपीएम है उसका कोई रोल नहीं होता, इसमें एसपीएम होती नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में नहीं है, उसमें सिंपल मेम्ब्रेन है। और जो हमारी ऑस्मोसिस है वो एसपीएम के बिना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल विदाउट एसपीएम। तो एसपीएम होगी तभी तो ऑस्मोसिस होगी। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है दोनों में डिफरेंस, ये जो डिफ्यूजन है इसको हम ना ही तो रोक सकते हैं ना ही इसको रिवर्स कर सकते हैं।
can't be stopped or reversed. लेकिन जो हमारा ऑस्मोसिस है उनको हम रोक भी सकते हैं, कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स भी कर सकते हैं। जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो वो एक टॉपिक आएगा आगे, जिसको बोलते हैं आरओ, जो घर में लगे होते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस, डिफ्यूजन क्या होती है और ऑस्मोसिस क्या होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्वियसली ऑस्मोसिस के बेस पे है। जब भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो एक प्रेशर डेवलप होगा। तो नेक्स्ट इज आवर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या करना होता है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास, पहले तो हम देखेंगे मूवमेंट किस तरफ हो रही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये देखना है कि कहाँ से कहाँ सॉल्वेंट जो है वो मूव करेंगे। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको, ये हमारा एसपीएम रहेगा सभी केसेस में। तो आपने सिर्फ ये मार्क करना है कि मूवमेंट सॉल्वेंट की कहाँ से कहाँ होगी। इसमें है 0.1 मोलर, सपोज आपका यूरिया, इसमें है 0.1 मोलर, सपोज NaCl, फर्स्ट है। सेकेंड केस में आप लेंगे, अगेन बीच में मैंने लगा लिया एसपीएम, तो एक में ले लिया मैंने 1 मोलर यूरिया, दूसरे में ले लिया 0.1 मोलर यूरिया। तीसरा केस, इसमें बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग गया, तो एक में मैं लेता हूँ 1 मोलर यूरिया, एक में ले लेता हूँ 1 मोलर शुगर। फोर्थ केस है, तो इसमें बीच में लगा दिया एसपीएम, तो दोनों साइड पे। इसमें है मेरे पास 0.1 मोलर K4FeCN6 का सोल्यूशन, सोडियम साइनाइड। दूसरी साइड मेरे पास है 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट का सोल्यूशन। तो अब हमें सिर्फ इतने बताना है कि सॉल्वेंट का जो फ्लो है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा। तो अभी हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होता है, जहां हम कहेंगे कि जिस साइड कंसंट्रेशन कम है उस साइड से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ होगा। तो अब देखिए फर्स्ट केस में इस साइड है 0.1 मोलर यूरिया, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन दूसरी ओर है सेम कंसंट्रेशन का NaCl, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स किस साइड ज्यादा है, इस साइड ग्रेटर, तो कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की ज्यादा हो जाती है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दूसरा केस है, एक है 1 मोलर, एक है 0.1 मोलर, दोनों यूरिया ही है, तो 1 मोलर ज्यादा कंसंट्रेशन का है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो फ्लो किस साइड होगा आपका, राइट से लेफ्ट। तीसरा केस है, ये 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, ये यूरिया, ये शुगर, दोनों का जो आई है अमाउंट ऑफ फैक्टर वो 1 है, बोथ आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये दोनों जो सॉल्यूशंस हैं इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम होगा, आइसोटोनिक बोलेंगे इसको, हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट जो है इसमें है 0.1 मोलर, वो भी 0.1, लेकिन ये जो है इसके 5 आयंस बनेंगे, तो ये आई इसकी 5 होगी। जैसे इसको आप एसोसिएट करोगे तो 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें 3 सोडियम आयन और
और एक फास्फेट आयन, तो इसमें n की वैल्यू 4 रहेगी। तो अब कंसंट्रेशन ज्यादा किधर है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर ज्यादा है, तो इसका मतलब है इधर सॉल्वेंट कम हुआ, तो हमें जाना कहाँ से है, कम से ज्यादा की तरफ। इसका मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो राइट से लेफ्ट मूव करेगा। ये होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ दी solvent or from lower concentration to higher concentration of the solution. It also depends upon the water factor. तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे दोनों की अगर कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो नेट मूवमेंट नहीं होगी, इसका मतलब है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। जैसे इन कंडीशंस के अंदर हमने क्या ले लिया कि वॉल्यूम सबका इक्वल था। जैसे ये कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल ले लिया, और टेम्परेचर भी सबका क्या ले लिया, कांस्टेंट सब केस में। अब हम क्या करेंगे, अगर हम अलग अलग कंसंट्रेशन पे स्टडी करें या फिर अगर हम अलग अलग इसको टेम्परेचर पे स्टडी करें तो फ्लो में कैसे चेंज आएगी। अब सपोज हमारे पास क्या है, दो कंटेनर्स हैं, बीच में SPM। तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर 1 मोलर सपोज आपका शुगर और 0.1 मोलर सपोज आपका यूरिया। सेकेंड केस में क्या होगा, SPM सेम, तो दो कंटेनर्स हैं। फर्स्ट में वही है 1 मोलर शुगर, अब सेकेंड केस में मैं ले रहा हूं 0.01 मोलर यूरिया। अब अगर बात करें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की, तो दोनों में ही राइट से लेफ्ट होगा, फ्रॉम दी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इधर भी इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट मूव करेगा और इसमें भी इस साइड में सॉल्वेंट मूव करेगा। लेकिन किस में फास्ट होगा, फास्ट उसमें होगा जहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है 1 and 0.1, यहाँ पे 1 and 0.01। इसका मतलब है इस केस में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो फास्टर मूव करेंगे। इट मींस आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लें तो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर 40, तो ऑब्वियसली 40 वाले का फ्लो जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करके ये क्या बन जाता है Ct, और इसी में एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको बोलते हैं R, दैट इज अ गैस कांस्टेंट। तो ये आपका फार्मूला जो है ये बन जाएगा पाई इजिकल टू CRT। अगर इलेक्ट्रोलाइट दी है तो पाई को हम ICRT लिखेंगे, आई वॉल्ट फैक्टर होगा। तो अब जो C, इसमें जो C है दैट इज अ कंसंट्रेशन, वो मोल्स पर लीटर में है। R जो है वो है गैस कांस्टेंट 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू होगी। और T जो है हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है ओवरऑल पाई इक्वल टू CRT। इसी से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करते हैं, तो पाई इज इक्वल टू N/V। N किसके है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालेंगे, WB/MB। तो यहाँ पे पुट करेंगे पाई इज इक्वल टू WB/MB RT/V। तो इस फार्मूले से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और उस कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन तक हम पहुंचे नहीं है। तो इसमें जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया, अब यहाँ पे देखो कैसे डेवलप होगा प्रेशर। तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस है बीकर के अंदर, इसमें मैंने एक ऐसी करके फ्लास्क कर दी,
इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये नीचे ये है सेमी परमिएबल, ये होगी हमारी SPM। इसके अंदर कोई सोल्यूशन है लिक्विड, ठीक है, जैसे यहां तक इसका लेवल है। तो इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसको मैं लिख लेता हूं सोल्यूशन 1, C1 कंसंट्रेशन है उसकी, और जो बाहर सोल्यूशन है इसको लिख लेते हैं सोल्यूशन 2, इसकी C2 कंसंट्रेशन हो गई। तो अब क्या होगा, किस साइड में फ्लो करेगा सॉल्वेंट? तो अगर हम अज्यूम कर लें दैट यहाँ पे हमारा C1 जो है वो ग्रेटर देन C2 है जैसे पहले था, तो हमारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां से लेवल इसका जो है वो बढ़ जाएगा। सपोज इसका H लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो आप प्रेशर को कैसे लिखते हो? ρGH। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जैसे ये कंटेनर है हमारे पास, अब हमें इसको रोकना है। जैसे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे ताकि ये रुक जाए, इनका जो फ्लो है अंदर जाना रुक जाए। तो उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। जैसे इसमें ऐसे करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि अब मान लो आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो आप इस साइड पे यहाँ प्रेशर डालोगे। प्रेशर कितना डालना है? जस्ट टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो जब उतना प्रेशर डाल दोगे तो वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा डाल दोगे तो ये जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है ये रिवर्स हो जाएगी, तब तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर फिर क्या लिखोगे? इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर extra hydrostatic pressure which is applied over the solution of higher concentration just to prevent the solvent molecules is known as osmotic pressure. तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम इस डायरेक्शन में इस साइड पे लगाना है हमें एक्स्ट्रा प्रेशर, जिस साइड पे मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की। अगर सॉल्वेंट इस साइड मूव हो रहे हैं तो यहाँ भी हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, हमें प्रेशर कितना अप्लाई करना है? सिर्फ उतना करना है ताकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो जो है वो रुक जाए। तो वो प्रेशर इक्वल किसके हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें अलग अलग टाइप के पार्ट, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एक में इकट्ठा कर दिया। तो प्रॉब्लम है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा 0.2 मोलर ग्लूकोज, 0.2 molar glucose solution at 300 Kelvin. First part. Second part है 30% weight by volume. 30% weight by volume urea solution at 127 डिग्री सेल्सियस। थर्ड पार्ट है इसमें डेसीमोलर K4 FeCN6, जिसका अल्फा दे दिया
75% और टेम्परेचर दे दिया 227 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट है आपका 2 मोलर एसिटिक एसिड solution in benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 पार्ट्स हैं। तो अब ये करेंगे, फटाफट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है, आपने फार्मूला क्या लगाना है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, यहाँ पे आई भी ले लेना है, जिसमें यूज होगा तो लगा लेंगे। फर्स्ट वाले में ग्लूकोज है, आई की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन पाई आपका कितना आ गया 0.2, सी की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.08 और टी की वैल्यू 300 दे दिया। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 24 इंटू 0.2 आ जाएगा आपका 4.8 ATM। फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड अब उसने दे दिया 30% वेट बाय वॉल्यूम। तो पहले आप इसकी मोलैरिटी निकालोगे। तो मोलैरिटी का मतलब 30% वेट बाय वॉल्यूम मींस 30 ग्राम। यूरिया है 60, कितने में दिया ये आपको 100 ml में। तो इसकी आपकी मोलैरिटी जो है वो 5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू सी की आ गई। तो यूरिया आई की वैल्यू तो 1 रहेगी, 5 इंटू आर की वैल्यू 0.08, 127 डिग्री केल्विन में चेंज करोगे तो 400। तो ये आपका 8 4 32 को 5 से करोगे तो 160 ATM आपका आंसर आ गया सिंपल का। थर्ड में क्या है कि आपको पहले आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू होती है 1 + n - 1 अल्फा। इसमें जो n है वो है 5। 4 के पॉजिटिव आयन में छूटेगा ये, ऐसे पहले भी मैंने बताया था अभी। तो 4 के पॉजिटिव आयन बनेंगे और एक बनेगा FeCN6 नेगेटिव, 5 आयन बनेंगे। अल्फा है आपका 75%, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 + 5 - 1 इंटू 3/4। तो यहाँ से आपकी आई की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो ये यूज करेंगे इसमें। तो आई होगी आपकी 4, डेसीमोलर का मतलब 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं पाई = I4, डेसीमोलर 0.1, आर की वैल्यू 0.8। टेम्परेचर इसमें है आपका 227 का मतलब आपका हो जाएगा 500। तो ये 40 इंटू 160, तो 16 ATM आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। लास्ट, एसिटिक एसिड इन बेंजीन डाइमर बनाता है। तो आई की वैल्यू आपकी होगी 1/2, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आपका प्रेशर आ जाएगा, आई की वैल्यू 1/2 इंटू मोलर 2.08, टेम्परेचर 300। तो कैलकुलेट करोगे आपका 24 ATM आ जाएगा। बेंजीन में जब एसिटिक एसिड डालते हैं तो 2 एसिटिक एसिड मिलके एक बन जाता है, डाइमर बन जाता है। जैसे ये एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, तो ऐसे इसके सामने जब दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये 2 मिलके एक बन जाएगा। इसको कहते हैं डाइमर। तो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमेशा एसोसिएशन होती है। 2 मॉलिक्यूल मिलके हमेशा क्या बनेंगे, डाइमर या ट्राइमर बन सकता है। एसिटिक एसिड का जो है वो डाइमर बनता है। तो ये थी एक प्रॉब्लम, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।